हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। हमने अभी तक पढ़ा था कि आईजीएसटी कोई भी टैक्स लगने वाला है वो आईजीएसटी है, ठीक है, यूटीजीएसटी है या फिर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। इसका मतलब कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रा-ट्रेड सप्लाई है। ये अभी तक हमने पढ़ा। फिर उससे पहले भी हमने पढ़ा था कि कौन सी चीज सप्लाई है, कौन सी चीज सप्लाई है, कौन सी सप्लाई नहीं है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब ये दोनों हमारा कवर हो गया है, ये दोनों चीज हमारी कभी होगी, हमें पता चल गया यूटीजीएसटी या फिर एचजीएसटी, ये चीजें हमें पता चल गई। अब हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। एक और चीज इसके बाद हमें ये भी पता चल गया था टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। इसका मतलब कि हमें कब टैक्स लगाना है, कब टैक्स लगाना है, ये सारी चीजें कवर होगी। अब हम आते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमें ये भी पता चल गया आईजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा, कौन सी चीज सप्लाई है, कौन सी चीज सप्लाई नहीं है। फिर हमने ये देख लिया कि टाइम ऑफ सप्लाई, कब हमें टैक्स लगाना है। अब हम बात करेंगे टैक्स कब लगाना है, ये पता चल गया, तो कितना टैक्स लगाना है ये बात करेंगे हम। ये चीज हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में। नाउ स्टूडेंट हैव टू बी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई। हमने ये पढ़ लिया कि सप्लाई क्या होता है, कब लगता है, प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी यूटीजीएसटी, इसका मतलब इंट्रास्टेट हो या फिर इंटरस्टेट, ये भी पढ़ लिया हमने। फिर हमने टाइम ऑफ सप्लाई कब लगाना है ये भी पढ़ लिया हमने। नाउ once it is stabilized that the underlying transaction constitutes supply in term of section 7 of CGST Act, a person liable to pay unless the transaction is exempt। जब आ जाएगा कि आपको वो ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई के फॉर्म में हो रही है, सप्लाई के फॉर्म में हो रही है, तो वो पर्सन लायबल होगा फॉर द जीएसटी, फॉर द जीएसटी या फिर टैक्स के लिए, जब तक वो एग्जाम्प्ट ना हो, एग्जाम्प्ट ना हो। वेयर द पे जीएसटी और यूटी जीएसटी आईजीएसटी इज डिटरमाइंड बाय द प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हेन to pay the tax is determined by the time of supply। Upon reaching this state is essentially to know the क्वांटम ऑफ टैक्स टू बी पेड। जब हमें पता चल जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई कब है, तो ये हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर कितना टैक्स पेड करना है, कितना टैक्स पेड करना है, ये चीजें हमें जानना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, रीड विद कंजक्शन विद चैप्टर 4, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई, कैसे हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना ऑफ सीएसटी एक्ट रूल स्टेट दैट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर सीजीएसटी, जीएसटी इज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। सिंपल सी बात कही गई कि वैल्यू स्टेट दैट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी क्या होगा हमारा, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसका मतलब जो वैल्यू है हमारी सप्लाई की, जो हमारी सप्लाई की, इसका मतलब कोई गुड सप्लाई करा, कोई गुड सप्लाई करा, उसकी वैल्यू जो है हमारी वो है 5000 रुपीज। तो ये हमारी 5000 रुपीज है, वो ये हमारी क्या है, ट्रांजेक्शन वैल्यू है। यहाँ पे याद कर लेंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू इज डिफाइंड एज द प्राइस एक्चुअली पेड, जो एक्चुअली में पेड करा गया है या फिर करने वाला है, सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस where the supply and the recipient of the supply are not related, क्या है, रिलेटेड नहीं है, and the price is sole consideration for the supply, and प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है फॉर द सप्लाई। यहाँ पे कहेंगे कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है, ये भी डेफिनेशन पूरी याद कर लेंगे। ट्रांजेक्शन वैल्यू हमारा मेन पॉइंट रहेगा, ठीक है। सो ये हो सकता है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू ना दिया वो पूछा हो गया हो कि इज द डिफाइंड एज द प्राइस एक्चुअली पेड एंड पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बोथ, जहाँ पे सप्लायर और रिसिपेंट दोनों क्या है, रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है। और जो प्राइस है वो सोल कंसिडर, एक बार में एक कंसिडरेशन में उसे पे करा गया फॉर द सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। प्राइस एक्चुअली एप्लीकेबल इंटर स्टेट सप्लाई अंडर द आईजीएसटी, और प्राइस अकॉर्डिंग टू सेक्शन, जो प्राइस है इक्वली एप्लीकेबल वो इंटर स्टेट सप्लाई में भी होगा अंडर आईजीएसटी एक्ट। सिंपल ना। ट्रांजेक्शन वैल्यू हमने समझ लिया, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई सर्विस और बोथ where the supply and recipient are not related, वहां रिलेटेड नहीं है, और प्राइस जो पेड करेंगे वो सोल कंसिडरेशन है फॉर द सप्लाई। नाउ अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे भी एग्जाम में क्या है, एग्जाम में बहुत कुछ आया हुआ है इससे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 से बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक। सो इंक्लूजन एंड डिटरमाइन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं, जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, ये चीज हम देखते हुए चलेंगे। क्या, एनी टैक्स
duty, sales, fees, charge lived under any law for timing in force other than this act। इसका मतलब जो हम CGST एक्ट इनको छोड़ के कोई भी टैक्स चार्ज हो रहा है, कोई भी ड्यूटी चार्ज हो रहा है, कोई भी सेल्स चार्ज हो रहा है, फी हो रहा है, चार्ज लिव्ड हो रहा है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स अंडर this act, GST Act, state good service tax or UTGST Act and sale tax and the good and service compensation to act if charged separately by the supplier। if charged separately by supplier इसका मतलब कोई भी ड्यूटी, सेज, फी और चार्ज लिव्ड हो रहा है किसी और टैक्स में, किसी और एक्ट में, तो उसे हम इंक्लूड करेंगे, उसे हम इंक्लूड करेंगे। देन एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई, कोई भी अमाउंट जिसमें सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है वो लायबल है टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई इन but which has not been incurred by the recipient of supply and not included in the price actually paid or payable for the good or service or both। इसका मतलब कोई भी गुड्स, कोई भी अमाउंट जो सप्लायर लायबल है उसे पे करने में, जो वो सप्लाई कर रहा है, और जो वो अमाउंट है वो रिसिपेंट के अकॉर्डिंग इनकर नहीं हुई है और ना ही उसे पेड करा, एक्चुअली में उसे पेड करा गया, पेबल करा गया अबाउट द गुड एंड सर्विस। ठीक है, ये हमारा दूसरा, ये इंक्लूड करेंगे। दूसरा इंसिडेंशियल एक्सपेंस, कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंस है, कमीशन है, पैकेजिंग है, चार्ज बाय द सप्लायर, कोई भी एक्सपेंस, इंसिडेंशियल कमीशन हो गया, एक्सपेंस हो गया, या फिर कोई भी पैकेजिंग हो गया, कोई भी चार्ज हो गया सप्लायर द्वारा टू द रिसिपेंट ऑफ द supply or any amount charged for anything done by the supply in respect of supply of good or service or both time before the delivery of the good or supply of service। इसका मतलब मान लीजिए कि कोई गुड्स दे रहे हैं, कोई गुड्स हम रिसिपेंट को दे रहे हैं, ये हमारे सप्लाई। अब ये रिसिपेंट जो गुड्स दे रहे हैं इसकी पैकेजिंग लगाएं, इनकी पैकेजिंग हो या फिर कमीशन हो, ये सारी चीज इसमें इंक्लूड होगी, इसकी वैल्यू में इंक्लूड होगी। देन इंटरेस्ट हो गया, लेट फी हो गया, पेनल्टी हो गया फॉर द डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई। और रिसिपेंट क्या करते हैं कि जो हमें पेमेंट करवानी है, जो हमें सप्लायर को पेमेंट देनी है, उसमें डिले करते हैं तो जो पेनल्टी लगेगी, लेट फी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, वो भी इंक्लूड करा जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। फिर कोई भी सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल सी बात कहेगी कि एनजीओ, कोई भी बैंक जो सब्सिडी देती है वो कभी भी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगी, एक्सेप्ट कोई भी सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो नहीं दी जाती वो इंक्लूड नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। नाउ अब बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, एक्सक्लूजन इन डिटरमाइनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसका मतलब हमें एक्सक्लूजन करना है, हमें उसे माइनस करना है उस चीज में से जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। सो एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कोई भी डिस्काउंट अगर दिया गया है एट द टाइम या फिर बिफोर द सप्लाई if such amount has been duly recorded in the invoice issue in respect of such supply। अगर कोई भी मान ली जाए कि हम सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई किसका कर रहे हैं, गुड्स को, किसको कर रहे हैं, रिसिपेंट को, ये हमारी सप्लाई। अब जब इन्हें गुड्स ये सप्लाई कर रहे हैं तो इनवॉइस बनाया गया। इनवॉइस में लिखा हुआ है कि जो आपका अमाउंट है 1000 रुपीज है, उस पर आपको 10%, इसका मतलब 100 रुपए, आप 100 रुपए आपको माइनस डिस्काउंट दिया गया है। तो ये जो डिस्काउंट 100 रुपए दिया हुआ एक्सक्लूजन माइनस करा जाएगा इन द केस ऑफ वैल्यू ऑफ, जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। एनी अकाउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई, ये क्या था, बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब आफ्टर ऑफ सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड, अगर अफेक्टेड हो रहा है, इफ सच डिस्काउंट वाज नोन एंड एग्री एट द टाइम ऑफ सप्लाई। नॉन इसका मतलब पता है रिसिपेंट को या फिर एग्री करा गया। क्या होता है जब हम कंज्यूमर को कोई गुड्स बेचते हैं, मान लिया गुड्स बेचा गया इसके द्वारा, सप्लायर के द्वारा, ठीक है। तो जब गुड्स बेचते हैं तो क्या कस्टमर क्या कहता है, सर कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, तो जब सप्लायर ने डिस्काउंट दिया तो वो भी हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। स्टेबलाइज इन टर्म ऑफ एग्रीमेंट एंटर इनटू और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई एंड स्पेशली लिंक टू रिलेवेंट इनवॉइस, और इनवॉइस में लिखा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। मान लीजिए
कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट एज एट्रीब्यूटेबल टू डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इशू बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई। सिंपल सी बात कहेगी, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो भी हमारी क्या करी जाएगी, एक्सक्लूड करी जाएगी, एक्सक्लूड करी जाएगी। देन where the value of supply good or service are both cannot be determined under the subsection 1, the same shall be determined in the manner as may be prescribed according to section 14 section 15 subsection 4। अब ये as may be prescribed इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग, हमने जो चैप्टर अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे रूल 6 में अंडर द जीएसटी रूल 2017 में, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। रिलेटेड पर्सन आपको पता ही होगा, तब भी बता दे रहे हैं, ये रहा सर, रिलेटेड पर्सन इफ द सच पर्सन आर ऑफर और डायरेक्टर ऑफ अनदर बिजनेस, कोई भी ऑफिसर है या फिर डायरेक्टर है वो किसी और बिजनेस का अनदर बिजनेस का, वो भी हमारा क्या होगा, रिलेटेड पर्सन होगा। कोई भी पर्सन होगा लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर होगा, वो भी हमारा क्या होगा, रिलेटेड पर्सन होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होगा, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल या फिर होल्ड 25% और मोर ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक या फिर शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, तब भी वो हमारा क्या होगा, रिलेटेड पर्सन होगा। वन देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, कोई भी पर्सन, मान लिया जाए ये पर्सन है, क्या डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी और पर्सन के द्वारा कंट्रोल में वो भी हमारा रिलेटेड पर्सन करेगा। या फिर बोथ ऑफ देम, ये दोनों किसी और पर्सन से कंट्रोल है, ये दोनों क्या है, किसी और पर्सन से कंट्रोल है, तो ये पर्सन भी हमारे रिलेटेड कहलाएगा। टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, या फिर दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, दे विल कॉल रिलेटेड पर्सन, दे विल कॉल रिलेटेड पर्सन। नाउ बात करेंगे वैल्यूएशन रूल चैप्टर 4 जीएसटी रूल 2000। जैसे मैंने बताया चैप्टर 4 में अगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग अगर इसने बताया कि एज में भी प्रेस का, इसका मतलब वैल्यूएशन, अगर हम अकॉर्डिंग टू 15 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं किसी भी गुड्स की, तो हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। नाउ सो अकॉर्डिंग टू रूल 27, हम रूल भी याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल 27 वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड और सर्विस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी। अब क्या कहा गया कि जब भी कंसिडरेशन पे करा गया, कभी भी किसी गुड्स के लिए सर्विस के लिए कंसिडरेशन जो कंसिडरेशन पे करा गया वो पूरा का पूरा अमाउंट मनी में नहीं है, उस टाइम हम क्या करें, कैसे कैलकुलेट करें वैल्यूएशन, कैसे कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ सप्लाई या फिर सर्विस। नाउ वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस or service is for consideration not only in money, the value of supply shall be open market value of such supply। अब क्या बोला गया कि मान लिया जाए कि कोई पर्सन है, जैसे आर है, ये बी है, आर बी, आर क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं बी को, बी क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर आप क्या करिए, आप कुछ गुड्स भी ले लीजिए इसके बदले, कुछ गुड्स भी ले, या फिर कोई डिवेंचर या फिर शेयर्स ले लीजिए इसके बदले, और आप आधा मनी ले। मान लिया जाए गुड्स की कीमत क्या थी, 1000 रुपीज थी। अब इन्होंने कहा 1000 रुपीज, इन्होंने कहा कि लीजिए 5000 रुपीज, आप 500 रुपीज ऐसे कैश में मनी में ले लीजिए और 500 रुपीज की शेयर्स ले लीजिए। तो इस टाइम क्या करा गया, जो गुड्स की वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू ओपन मार्केट वैल्यू ली जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू ली जाएगी। या फिर इफ द ओपन मार्केट वैल्यू नॉट अवेलेबल, अगर मान लिया जाए कि इस गुड्स की हमें ओपन मार्केट वैल्यू ही नहीं पता चल रही, देन उस टाइम क्या करेंगे, be the sum total of consideration in money and any of such further amount in money is equivalent to the consideration not in money if such amount is known at the time of supply। सिंपल सी बात कही गई, इन्होंने कहा कि अगर मान ली जाए कि हमें ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, तो जो हमने कंसिडरेशन मनी को छोड़ के किसी और मनी के इक्विवेलेंट दी है, उसकी अमाउंट अगर पता है तो उसकी अमाउंट और जो मनी में अमाउंट दी है वो दोनों को कैलकुलेट, उन दोनों को प्लस करेंगे, वही हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू क्लॉज ए और क्लॉज बी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस बोथ बी लाइक एंड काइंड एंड क्वालिटी, और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। इसका मतलब ये कहा गया कि अगर हमें पता भी नहीं चलता, मान लिया जाए इसके भी नहीं पता चला, इससे भी पता नहीं चला, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, उसकी
वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे। नाउ इफ नॉट डिटरमाइन अंडर क्लॉज ए और बी और सी विद द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन in money and such further amount in money equivalent to consideration not in money as determined applicable rule 30 और rule 31। अब rule 30 और rule 31 क्या है ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। rule 31 और 30 ऐसे ही बता दे रहा हूँ। rule 30 यही बोलता है कि जितनी भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको गुड्स बनाने में 100 रुपए लगा है। अब आप इसके डिटरमाइन नहीं कर पा रहे गुड्स का, क्या करें आप गुड्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो आप क्या करेंगे इसका 110% निकालेंगे। 110% वैल्यू निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सॉरी उसका निकालेंगे और वही हमारी क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू रूल 30। रूल 31 में बहुत सारे दे रखे वो हमें पढ़ना पड़ेगा तभी समझ आएगा ना। अब जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल क्या बोला गया, फॉर एग्जांपल वेयर अ न्यू फोन इज सप्लाई फॉर 20,000 रुपीज, क्या जो न्यू फोन है वो सप्लाई करा गया फॉर द 20,000 रुपीज along with the exchange of old phone, and if the price of new phone without exchange is 24,000, the open market value of the new phone is 24,000। अब हमने जब पढ़ रहे थे हम यही पढ़ रहे थे कि 27 रूल ए क्या बोलता है, क्या बोलता है कि ओपन मार्केट वैल्यू, पहला क्या ओपन मार्केट वैल्यू जब अगर दी हुई है, दी हुई है तो हम ओपन मार्केट वैल्यू ही क्या बोलेंगे वैल्यू सप्लाई बोलेंगे। इसका मतलब न्यू फोन की अगर वैल्यू 20,000 रुपए 20,000 रुपीज है और उसके संग वो क्या कर रहे हैं अपना ओल्ड फोन भी दे रहे हैं, ओल्ड फोन भी दे रहे हैं, तो ये जो न्यू फोन इन्होंने खरीदी उसकी कीमत क्या हुई, उसकी कीमत ओपन मार्केट वैल्यू क्या है 24,000 रुपए, तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या है 24,000, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी 24,000 रुपीज होगी। नाउ where the laptop is supply for a 40,000 रुपीज, लैपटॉप क्या करा गया 40,000 के लिए सप्लाई करा गया, 40,000 के लिए सप्लाई करा गया along with the barter of the printer। उसके साथ इन्होंने क्या करा, जब सप्लाई कर रहे थे लैपटॉप उसके संग उन्होंने बार्टर का सिस्टम मिला है। जब मान लीजिए ए है बी है, अब ए गए बी के पास, उन्होंने कहा कि सर आप मुझे लैपटॉप दे दीजिए, कहा ठीक है लैपटॉप ले लीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास प्रिंटर भी है पुराना वाला, प्रिंटर भी है पुराना वाला, आप प्रिंटर भी रख लीजिए और आप मुझे लैपटॉप भी दे दीजिए। देन मैन्युफैक्चरर बाय द रिसिपेंट एंड द वैल्यू ऑफ प्रिंटर नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज 4,000 रुपीज। और इन्होंने पता था कि जो प्रिंटर की वैल्यू है वो 4,000 रुपीज है, जब हम बार्टर का सिस्टम कर रहे हैं विद न्यू लैपटॉप, विद न्यू लैपटॉप, बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज नॉन। और यहाँ पर क्या लिखा है ओपन मार्केट पता नहीं है हमें कि लैपटॉप की है क्या, तो हमने यही पढ़ा था कि रूल 27 सब क्लॉज बी में ये पढ़ा था कि जब भी अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता तो जो हमने एक्सचेंज मनी में ली है और मनी के संग जो हमने मनी इक्विवेलेंट गुड्स दिया या फिर कोई भी चीज दी गई है, कोई भी चीज दी गई है तो उसकी अमाउंट और जो मनी में दी गई उन दोनों को प्लस कर देंगे। इसका मतलब 14,000 प्लस 400 क्या होगा, इसका मतलब लैपटॉप की वैल्यू जो होगी वो 44,000 रुपीज, 44,000 रुपये होगी। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए ऑफ रूल 27 के। नाउ आगे चलते हैं 24 28 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस आर बोथ डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू द एजेंट। अब इन्होंने क्या बोला कि बिटवीन डिस्टिंक्शन पर्सन है या फिर रिलेटेड पर्सन है, कोई भी वैल्यू ऑफ गुड्स अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या तो वो डिस्टेंट पर्सन के संग कर रहे हैं या फिर किसी रिलेटेड पर्सन के संग हो रहा है, तो उस टाइम हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, उस टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई ओपन मार्केट वैल्यू होगी और अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी तो काइंड और क्वालिटी जो वैल्यू है वो निकाली जाएगी। अगर ये भी नहीं दी गई है तो अकॉर्डिंग टू 13 और 31 रूल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, सिंपल। अब प्रोवाइड दैट प्रोविजन दे रखा है वेयर द गुड आर इंटेंड फॉर द फर्दर सप्लाई, अगर कोई भी गुड्स अगर दिया गया किसी को सप्लाई करा गया और वो सप्लाई जो रिसिपेंट क्या कर रहा है वो आगे सप्लाई कर रहा है, वो आगे सप्लाई करने के लिए वो गुड्स ले रहा है बाय द रिसिपेंट, द वैल्यू शैल बी द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर बी द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक kind and quality by the recipient to his customer not being a related person. Now, provide further that where the recipient is eligible for the full input tax, the value declared in invoice shall be deemed to be open market value of good or service.
यहाँ पर सिंपल से यही कहा गया। मान लिया ए है, बी है, ए ने गुड्स बेचा बी को, ये था 100 रुपीज की गुड्स, ये था 100 रुपीज का गुड्स। बी चाहते हैं उस गुड्स को सी को बेचना, सी को बेचना, तो ए जो होंगे उसकी वैल्यू जो ये 100 रुपए की गुड्स ये 90 रुपीज लगाएंगे, 90% लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 90% इक्वल टू 90% फॉर द चार्ज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपेंट टू हिज कस्टमर। ठीक है, तो 90% लगाएंगे, इसका मतलब 90 रुपए लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सी। ठीक है, तो ये जो 90 रुपए लगाएगी यही हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। और फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम जितना भी इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हो 100 रुपए में, जितना भी इनपुट हम पूरा का पूरा लेंगे। ये नहीं कि 90 रुपीज का बेचा तो 90 रुपए में नहीं, हम 100 रुपए ओपन मार्केट वैल्यू में हम लेंगे। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नीचे चलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ जो ऊपर है वही समझाया, मैं ऐसे समझाया, एनालाइज पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल 29, अब किसी एजेंट के अकॉर्डिंग हो रहा, वो क्या था, बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन था और रिलेटेड पर्सन था। ठीक है, रिलेटेड पर्सन था, तो उस रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन था अदर देन थ्रू द एजेंट। अब एजेंट की बात होती है तो क्या से हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे ना। वैल्यू सप्लाई गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट बी द ओपन मार्केट वैल्यू, क्या कहा जाएगा, ओपन मार्केट वैल्यू ली जाएगी ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाई, या फिर और एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लाई, अगर सप्लायर चाहता है तो बी द 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपेंट to his customer, not a being a related person where the goods are intended for the further supply by the said recipient। सिंपल सी चीज वही जो मैंने ऊपर समझा, यहाँ पर भी वही कही गई है। एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, आपको बड़े प्यार से समझ आ जाएगा एग्जाम्पल। और यहाँ पे अगर बोला गया कि अकॉर्डिंग टू ए नहीं होता है तो 30 और 31 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ यहाँ पे एक और चीज, इस बार ये क्वेश्चन जो अभी पेपर आया था जून में 2020 में, ये क्वेश्चन आया था, रूल 30 का क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा था कि अगर रूल 30 के अकॉर्डिंग हम कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालें, तो यहाँ पे वो 4 चीज दे रखे थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस आर बोथ नॉट डिटरमाइंड बाय द एनी ऑफ द प्रीसीडिंग रूल ऑफ दिस चैप्टर। द वैल्यू शैल बी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स, और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। सिंपल सी बात कही गई, उन्होंने यही पूछा था कि अगर हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर में जितने भी रूल, चैप्टर 4 में जितने भी रूल दिए हुए हैं अभी तक, अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं निकाल पाते हैं, अगर हम नहीं निकाल पाते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो हम क्या करेंगे, 110%, वहां पे दी हुई थी कि 100%, 120% या फिर 130%, और बीच में 110 वो दिया हुआ था, तो कितना परसेंट हम लेंगे ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोविजन। तो हमारा आंसर क्या था, 110%। सिंपल, हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ रेजिडुअल मेथड फॉर द डिटरमाइन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड और सर्विस आर बोथ where the value of supply of good or service both cannot be determined under rule 27 to 15, the same shall be determined using the reasonable means consistent with the principle and general provision of section 15 and the provision of this chapter, that is provided the case of supply service the may opt for this rule and ignoring the rule। इसका मतलब अगर हम नहीं कर पाते हैं कि 30 के अकॉर्डिंग भी नहीं निकाल पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल को और जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 को ध्यान देते हुए हम उसकी कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल क्या है ये भी पता आपको आगे चल जाएगा। नाउ नया रूल आया था, रूल 31 आया है, 31A, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। अब इन सब के केसेस में हम कैसे कैलकुलेट करें, इन सब के हिस्से में अगर मान लीजिए कि आपने लॉटरी की टिकट बेची भैया, या फिर बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर गैम्बलिंग कर रहे हैं, हॉर्स राइसिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, एनीथिंग कंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, जो भी चीज चैप्टर में दी हुई है, चैप्टर 4 में दी हुई है, उसे इग्नोर करते हुए, उसे ओवरराइड करते हुए, द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई स्पेसिफाइड बिलो शैल बी डिटरमाइंड इन मैनर प्रोवाइड हियर आफ्टर। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी शैल बी डीम्ड टू 100 अपॉन में 180 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, या फिर प्राइस एज स्पेसिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट व्हिचएवर इज हायर।
सिंपल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी शैल बी डीम्ड टू बी 100 अपॉन में 180 120 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ टिकट या फिर प्राइस एज नोटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट विच एवर इज। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए टिकट है, आपकी टिकट है। अगर ये टिकट जो है उसकी वैल्यू है 100 रुपीज, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज। अब मान लीजिए टिकट की वैल्यू 100 रुपया, अब इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो इससे क्या करेंगे, 100 अपॉन में 128 से डिवाइड देके जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो लिखेंगे। या फिर इनके निकालने के बाद भी हमारी मान लिया जाए कितना आएगा, वेट, आपका यहाँ पर आएगा कि 100 इंटू में 0.78125 इसको अगर हम 100 से 78 रुपीज 5 इतना आएगा वैल्यू, अगर ये हम कैलकुलेट करें। और ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ने दे रखा है 80 रुपीज, ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ने नोटिफाइड करा है प्राइस जो है टिकट की वो 80 रुपीज। तो हमारा कौन सा ज्यादा है, 78 रुपीज या फिर 80 रुपीज? तो 80 रुपीज ज्यादा है, तो 80 रुपये हम वैल्यू ऑफ सप्लाई लेंगे, 80 रुपीज हम वैल्यू ऑफ सप्लाई लेंगे ना। वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्शनेबल क्लेम, अभी हमने क्या पढ़ा, लॉटरी। अब बैटिंग, गैम्बलिंग या फिर हॉर्स रेसिंग इन द चांस टू विन द बैटिंग, गैम्बलिंग या फिर हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब shall be 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द बेट या फिर अमाउंट पेड इनटू द टोटलाइजर। इसका मतलब फेस वैल्यू अगर 100 रुपए तो यही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। अगर या फिर अमाउंट जितना हमने पेड करा है इनटू द टोटलाइजर का वो हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। नाउ अब बात करते हैं रूल 32, डिटरमाइन द वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाई। कुछ ऐसी सप्लाई है जो हमें पता होना चाहिए, नॉट विथ एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर, जैसा बताया ओवरराइड करते हुए चैप्टर 4 को। द वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई स्पेसिफाइड बिलो सेल एंड द ऑप्शन ऑफ सप्लायर बी डिटरमाइंड इन मैनर प्रोवाइडेड है। किसके अकॉर्डिंग, सप्लायर के पास ऑप्शन है, इस अकॉर्डिंग वो कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू परचेज या फिर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, क्या कर रहे हैं, कोई भी हम फॉरेन करेंसी सेल कर रहे हैं या फिर परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या फिर परचेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द मनी चेंजिंग सेल बी डिटरमाइंड बाय द सप्लाई ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्या होता है, हमारे पास जो होते हैं नोट होते हैं वो हम किसी को बेच देते हैं या फिर खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं या फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया जाए कि $1 है, इसकी 74 रुपीज, या आज तो 76 चल रही है, 76 चल रही है। तो अगर उसकी वैल्यू 76, हम $1 लेके 76 रुपीज लेते हैं, तो इस टाइम में हमारी जो 76 रुपीज ली है इसकी वैल्यू क्या होगी वो बात करेंगे। सर्विस की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगी वो हम बात करेंगे। नाउ फॉर द करेंसी व्हेन द एक्सचेंज फ्रॉम या फिर टू इंडियन रुपीज द वैल्यू सेल बी इक्वल टू डिफरेंस इन द बाइंग रेट या फिर सेलिंग रेट इज द केस में बी एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेफरेंस रेट फॉर द दैट करेंसी एट द टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय द टोटल यूनिट ऑफ करेंसी। समझाता बड़े प्यार से हूं इसको, ये एग्जाम में आ चुका है तो गौर करके देखेंगे, ठीक है। जैसे क्या बोला इन्होंने बोला फॉर द करेंसी, अगर एक्सचेंज कर रहे इंडियन रुपीज थे तो वैल्यू सेल बी इक्वल टू डिफरेंस, इसका मतलब डिफरेंस किसका, बाइंग रेट। मान लिया जाए जो ए है ये बी है, ये इनसे क्या करते हैं, जो $1 खरीदते हैं वो खरीदते हैं 64 रुपए में, वो खरीदते हैं 64 रुपीज में। और जो रिजर्व बैंक ने उस अमाउंट $1 की अमाउंट लगा रखी है वो लगा रखी है 60 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे, 64 माइनस 60 रुपीज, जैसा बोला गया डिफरेंस इन रिलेशन टू बाइंग रेट और सेलिंग रेट, और एंड द रिजर्व बैंक ऑफ रेफरेंस रेट, रेफरेंस है हमारे 60 रुपीज। इन दोनों को क्या डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 4 रुपीज। फिर मल्टीप्लाई, इसका मतलब इंटू करेंगे जितना उन्होंने यूनिट, अब $1 है तो $1 की कर देंगे, मगर उन्होंने क्या करा है, करेंसी की जो टोटल यूनिट है वो कम से कम 100 है, 100 है,
तो उसे हम 100 से कैलकुलेट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 4000 रुपीज, ये हमारा ऐसे होगा ए। नाउ आगे चलते हैं। प्रोवाइड दैट इन केस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेफरेंस रेट फॉर करेंसी नॉट अवेलेबल, अगर अवेलेबल नहीं होता रेफरेंस रेट, द वैल्यू शैल बी 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट इंडियन रुपीज प्रोवाइड और रिसीव बाय द पर्सन चेंजिंग मनी। अब मान लीजिए कि रेफरेंस रेट नहीं दिया जाता है, नहीं दिया होता है, तो जितना भी ग्रोस अमाउंट है ऑफ इंडियन रुपीज या फिर रिसीव्ड हुआ है बाय द पर्सन चेंजिंग द मनी, उसका 1% निकाला जाएगा, उसका 1% निकाला जाएगा। प्रोवाइड फर्दर डेट whether neither the currency exchange Indian rupees, the value of shall be equal to 1% of the lesser of two amount the person changing the money would be have been received by the converting any of two currency into Indian rupees on the day reference the retail provided by the retail। सिंपल से कहा गया है कि भाई अगर पता चले कि हमें नहीं पता है, ना ही वो करेंसी जो एक्सचेंज करेंगे वो इंडियन रुपीज नहीं है, तो वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 1% ऑफ द टू अमाउंट, कोई टू अमाउंट ऑफ द पर्सन जो चेंजिंग करी गई है, जो चेंजिंग करी गई मनी वुड बी रिसीव बाय द कन्वर्टिंग एनी ऑफ द टू करेंसी इंडियन रुपीज ऑन द डेट ऑफ द रेफरेंस ऑफ द रेट रिजर्व बाय द। सिंपल। अब आगे चलेंगे, बी की बात करते। द ऑप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, द वैल्यू इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई और सर्विस इन द फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग द मनी चेंजिंग shall be deemed to be 1%, deemed to be 1% of the gross amount of currency exchange for the amount up to 1 lakh rupees subject to minimum of 2000 rupees 250 rupees। इन्होंने कहा कि जो एक्सचेंज करवा रहे करेंसी, मान ली जाए कि वो एक्सचेंज करवा रहे करेंसी कितना 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, तो इसका 1% जो होगा 1% होगा, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, वैल्यू ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस होगी। अगर वैल्यू ऑफ 1% इसका जितना आएगा या फिर 250, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वही हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। 1000 रुपीज होगी एंड हाफ 0.5% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी जो एक्सचेंज कराई है फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज एंड अब मान ली जाए 1 लाख से 10 लाख तक की कोई करेंसी वो एक्सचेंज करा रहे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे 1000 प्लस करेंगे, 1000 प्लस में 0.5% लेंगे, जितनी भी अमाउंट होगी उन दोनों का प्लस करेंगे, जितना अमाउंट होगा वही हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। देन 5000 रुपीज 5500 रुपीज एंड 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट, और 1% जो है हमारा ग्रोस अमाउंट एक्सचेंज फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट कितने होने 60,000 रुपीज होनी चाहिए। ये ऐसे हमारा होगा इन द अकॉर्डिंग टू 32B। नाउ आगे चलते हैं। थोड़ा सा रह गया, ज्यादा दूर नहीं है। 3 द वैल्यू सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू बुक queue of ticket for the travel by air provided by the air travel agent shall be deemed to be amount calculated at the rate of 5% for the fare in the case of domestic booking। अगर जो एजेंट है, एयर ट्रेवल एजेंट है, आपकी टिकट बुक करता है, आपकी टिकट बुक करता है, और टिकट जो बुक करता है वो डोमेस्टिक के लिए करता है, डोमेस्टिक के लिए करता है, और डोमेस्टिक करता है, तो उसका जो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी वो 5% होगी, जितना भी आपका बेसिक फेयर चार्ज लगेगा, और एट द रेट ऑफ 10% अगर इंटरनेशनल बुकिंग करवाते हैं। Now, the value of supply service in relation of life insurance business. Gross premium charge हुआ है from the policy holder reduced by amount allocated for the investment या फिर saving on the behalf of the policy holder if such amount intimate the policy holder at the time of supply of service। कहा गया कि जो gross premium charge करेगी for the supply holder, उसमें से माइनस कर देंगे जो अमाउंट अलोकेटेड करी गई है फॉर द इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर इफ सच अमाउंट इंटीमेट द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो क्या होगी, हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। इन केस ऑफ अगर सिंगल प्रीमियम जा रहा है एनुइटी पॉलिसी, तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज, ठीक है, जो प्रीमियम दे रहा है उसका 10% कैलकुलेट करा जाएगा, या फिर इन अदर केस 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज, जितना भी प्रीमियम चार्ज हो रहा है फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर 25% लिया जाएगा इन द फर्स्ट ईयर एंड द 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज कराएगा ऑल इन द सब्सिक्वेंट ईयर। सिंपल। आई होप आपको ये भी समझ आया हो।
Now, where the taxable supply is provided by the person dealing in the buying and selling of second hand goods. अगर कोई भी पर्सन, टैक्सेबल पर्सन कोई भी सेल करता है सेकंड हैंड गुड्स या फिर बेचता है या फिर खरीदता है, the use of goods as after such minor proceeding with does not change the nature of goods and the where no input tax credit has been availed on the purchase of goods, the value supply shall be difference between the selling price and purchase price and the where the value of supply is negative it shall be ignored. इन्होंने कहा कि अगर मान ली जाए जो आपकी सेकंड हैंड गुड खरीदता है बेचता है, जो गुड्स खरीदता है बेचता है, अगर उसका जो गुड्स उन्होंने लिया उसकी कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, तो जो उन्होंने सेलिंग प्राइस जो उन्होंने खरीदी थी और जो बेची थी, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा। 6 की बात करें, द वैल्यू ऑफ टोकन या फिर वाउचर या फिर कूपन या फिर स्टैम्प विच इज रिडीमेबल अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस और बोथ रिडीमेबल अगेंस्ट द सच टोकन वाउचर और कूपन या फिर स्टैम्प। सिंपल सी बात कहेगी, कोई भी गुड्स अगर कोई भी वाउचर या गुड्स, कोई भी वाउचर कूपन से हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो जितनी की हमने गुड्स खरीदी है, जितनी की गुड्स की वैल्यू है वही हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स कहलाएगी। नाउ value of taxable service provided by the such case of service as notified by the central government recommendation of council। अगर कोई भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस से प्रोवाइड करा गया क्लास ऑफ सर्विस जो स्पेसिफाइड करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिलिंग एज रिफर्ड पैराग्राफ 2 ऑफ शेड्यूल 1 एक्ट बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन एज रिफर्ड इन सेक्शन 25 इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी डीम्ड टू बी नील। यहाँ पर ध्यान देंगे 32 रूल 7 के अकॉर्डिंग क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सर्विस जो क्लास ऑफ सर्विस प्रोवाइड करेगा पैराग्राफ 2 ऑफ शेड्यूल 1 में बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट पर्सन, उसकी हरदम क्या होगी, नील होगी। हरदम क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई नील होगी। प्योर एजेंट की बात करते हैं। Not with anything contained in chapter, the expenditure या फिर cost incurred by the supplier as a pure agent of the recipient of supply shall be excluded from the supply of service if the following condition are satisfied। इन कहा गया कि कोई भी एक्सपेंडिचर या फिर कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है बाय द सप्लायर जो एज अ प्योर एजेंट वर्क कर रहा ऑफ द रिसिपेंट का ऑफ द सप्लाई शैल बी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसका मतलब जो हमारे प्योर एजेंट है ए है वो बी को प्योर एजेंट अपॉइंट करते हैं, पी को क्या करते हैं, प्योर एज अपॉइंट करते हैं ऑफ द रिसिपेंट। तो इनके द्वारा कोई भी एक्सपेंडिचर कॉस्ट इनकर्ड करा गया वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर दिया जाएगा। कब, जब फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। क्या क्या, सप्लाई एक्ट कर रहा है एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई and we mean when he make the payment to the third party on authorization by the recipient and payment made by pure agent on the behalf of the recipient of supply and supply procured by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of supply in the addition to service supply is on account। ये अगर तीनों कंडीशन मिक्स होता है तभी हमारा क्या एक्सक्लूड एक्सपेंडिचर कॉस्ट का एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज दी गई है, प्योर एजेंट के डेफिनेशन आ चुका है एग्जाम में, यह ध्यान दे लेंगे। एंटर इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई एज एक्ट एज अ प्योर एजेंट neither intend to hold or nor hold any title of good or service और ड्यू टू नॉट यूज ओन इंटरेस्ट और गुड्स जो लाया है सर्विस अपने इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं कर रहा, रिसीव एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्यूर सच गुड और सर्विस इन एडिशन टू अमाउंट रिसीव फॉर सप्लाई इन द प्रोवाइड इज ऑन अकाउंट, तभी जाके वो प्योर एजेंट कहलाएगा। नाउ rule exchange of currency other than Indian rupees for determining of value, rate of exchange for determining of value taxable goods shall be applicable rate of exchange as notified by the board। बोर्ड के द्वारा जो कस्टम एक्ट में करा गया उसके अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। एंड फॉर द डिटरमाइन वैल्यू टैक्सेबल सर्विस shall be applicable rate of exchange determined as generally acceptance accounting principle, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग फॉर हम कैलकुलेट करेंगे। देन वैल्यू सप्लाई इंक्लूसिव इंटरग्रेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटीजीएसटी एक्ट अगर आ जाता है, ये सारी चीज क्या है, इंक्लूड है, उस टाइम में हमें ये फॉर्मूला लगाना है। वैल्यू इंक्लूसिव टैक्स एक्स टैक्स रेट इन परसेंट ऑफ जीएसटी या फिर इन केस ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी
डिवाइड कर देना उसे 100 प्लस सम ऑफ टैक्स रेट एज एप्लीकेबल इन द परसेंट। तो हमारे क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, इंक्लूसिव इंटरेस्ट टैक्स है, सेंट्रल है या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स है। तो ये हमारा 35 था। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आप बड़े प्यार से समझ जाएंगे, वो यही है कि कौन सी चीज इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। PQR Consultancy, registered in Delhi, provide the GST training to employee of the Pankaj Company at the Noida, Uttar Pradesh. Pankaj Company is unregistered under the GST. In this case, which is the place of supply? मैंने यही बताया था कि अगर रिसिपेंट जो है, रिसिपेंट हमारे अगर रजिस्टर है, तो रजिस्टर है, अगर रजिस्टर है तो इन्हीं की जगह को हम क्या मान लेंगे, रजिस्टर जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अनरजिस्टर है तो सप्लायर की जगह को हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि भाई सप्लायर की जगह को हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो हमारे रजिस्टर कहाँ है, रजिस्टर, या फिर अगर रजिस्टर, सॉरी 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 एक्चुअल परफॉर्मेंस का ये केस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का केस है। अगर ट्रेनिंग जहां दी जा रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर PQR कंसल्टेंट रजिस्टर है दिल्ली में, जीएसटी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉय को पंकज कंपनी एंड लिमिटेड के एट द नोएडा। तो जहां एक्चुअल परफॉर्मेंस का हो रहा है प्रदेश में, तो हमारा क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। डील विद द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सिंपल से मैंने कहा, ऊपर भी कहा था कि टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स को ध्यान देते हुए चलना है। तो जीएसटी युक्त किसका बात करता है, 12 में बात करता है। 13 हम क्या बात करते हैं, सर्विस की बात करते हैं। 13 में हम क्या बात करते हैं, सर्विस की बात करें, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की। फॉलोइंग कंसिडर इंटर स्टेट सप्लाई, किन किन को हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, कोई भी रिसीव हुआ है फ्रॉम द ईसीजी यूनिट नोएडा डोमेस्टिकेट, कोई भी डेवलपर से हुआ है, या फिर इंपोर्ट हुआ है फ्रॉम से, तो सारी की सारी क्या है, इंटर सप्लाई है, वो ऑल ऑफ दी अबव। नाउ मिस्टर धरिया हैविंग द रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस इन जयपुर, क्या है इनका रजिस्टर प्लेस जो है जयपुर में, प्लेस एन ऑर्डर HAM लिमिटेड इन न्यू दिल्ली, प्लेस करते ऑर्डर न्यू दिल्ली फॉर द डिलीवरी ऑफ पार्सल मिस्टर लकी हु इज अ कानपुर, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द प्रेजेंट केस। तो क्या बोला गया, इन रजिस्टर का है जयपुर में, मिस्टर धरिया हैविंग रजिस्टर जयपुर में है and place an order HAM Limited in New Delhi for the delivery of parcel to Mr. B Lucky who is a Kanpur, who is at कानपुर। तो इस टाइम में जहां रजिस्टर है वही हमारी क्या कहलाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। Now, value of goods if consideration paid in not only in money and open market of such goods are also known। तो अगर ओपन मार्केट वैल्यू पता है तो हमारी क्या होगी, ओपन मार्केट वैल्यू होगी। अगर नहीं पता होती तो जो क्वांटिटी इक्वल टू मनी में और मनी दिए हुए उन दोनों को प्लस करते हो तो हमें पता चल जाता। नाउ तो ये था हमारा चैप्टर, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर और भी आपको सीखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।